नाज़रीन, चीनी सदर ने ट्रंप के इनविटेशन को ठुकरा दिया है, जबकि यमन और इराक की जानिब से ज्वाइंट ऑपरेशन किए गए हैं। और इसके साथ साथ शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहां पर इजराइल क्या कर रहा है, तुर्की क्या कर रहा है, और जो नई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ सवालात उठते चले जा रहे हैं कि इजराइल एक्सपैंड कर रहा है। अभी इजराइलियों ने वहां पर जाकर जो अपने रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं। शाम की टेरिटरी जो ताज़ा तरीन कब्जे के अंदर ली गई है, वहां पर इजराइलियों ने जाकर रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं। तो यहां पर इस खित्ते के लिए एक नई जंग की बुनियाद रखी जा रही है, क्योंकि जो कब्जा करवाया जा रहा है कोई मज़ामत वहां पर नहीं हो रही है। इजराइल बड़ी आसानी के साथ एक्सपैंड करता चला जा रहा है। तो ये कब्जा एक नई जंग की बुनियाद है। यहाँ के लोग इस कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। बैरूनी हिमायत से आने वाली नई अथॉरिटीज वो ये कब्जा करवा तो सकती हैं, लेकिन यहाँ के लोग जिनका असल में ये वतन है वो इस कब्जे को किसी तौर पर कबूल करने वाली नहीं है। दूसरी तरफ इराक ने अपने बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। मजीद फोर्सेस इराकी बॉर्डर के ऊपर तैनात की गई हैं। एक परमानेंट अलर्ट इराक में इस वक्त है, उनके बॉर्डर्स के ऊपर एक परमानेंट अलर्ट है, एक परमानेंट खतरा मौजूद है। किसी भी वक्त वहां पर हमला शाम से हो सकता है। इस तरह की सूरत हाल इराक में बनी हुई है। तो ये सारी ताज़ा तरीन जो तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। और आगाज नाज़रीन करते हैं जो इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देखें, डिबेट्स, हेडलाइंस, टॉक शोज किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं, वो चाइना के सदर ने जो इन्विटेशन ट्रंप का ठुकराया है, ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। नाज़रीन, ट्रंप ने इन्विटेशन दिया अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए दुनिया के एक ही हेड ऑफ द स्टेट को, और वो चाइना के प्रेसिडेंट है। अब ये कल से बड़ी खबर बनी हुई थी, ये ट्रंप की जानिब से इन्विटेशन देना। उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन ये है कि 1874 से लेकर आज तक अमेरिकी सदर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर कोई गैर मुल्की हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट यानी सरबराहाने जो ममलकत है वो शरीक नहीं हुआ 1874 से लेकर आज तक। तो ये गैर मामूली था कि ट्रंप की जानिब से सदियों के बाद किसी गैर मुल्की जो सरबराह है उसको बुलाया गया। और बुलाया किसको गया, इससे ज्यादा एक बड़ी खबर बनी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर को नहीं, फ्रांस के सदर को नहीं, किसी दीगर अपने इत्तेहादी को नहीं, बल्कि किसको, अपने डिक्लेयर्ड दुश्मन को। अगर आप अमेरिका की पॉलिसी पढ़ें तो अमेरिका की पॉलिसी में यह लिखा हुआ है, ऑफिशियली लिखा हुआ है, उनका ऑफिशियल डिक्लेयर्ड एनिमी इस वक्त चाइना है। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको वो अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुला रहे हैं 2 सदियों के बाद। और अब क्या हुआ है, अब जो खबर आई है वो कल से भी बड़ी खबर बन गई है कि चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं तो शरीक नहीं हूंगा। चाइना ने ये दावतनामा जो है वो ठुकरा दिया है। तो ट्रंप को, अमेरिका को बहुत ज्यादा सुबकी हुई है इस रिजेक्शन के साथ कि 2 सदियों बाद उन्होंने किसी को बुलाया और एक ही शख्स को बुलाया पूरी दुनिया में और उसने ठुकरा दिया। तो इससे बहुत ज्यादा जो सुबकी है वो इस वक्त हुई है, ट्रंप की भी हुई है, अमेरिका की भी हुई है, और दुनिया में ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इसके 2-3 अहम पहलू हैं देखने के हवाले से। एक तो बात नाज़रीन ये है कि ग्लोबल ऑर्डर को रोकने के लिए, जिसमें चीन बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, चीन के इत्तेहादी जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो चीन को साइंटिफिक सुपर पावर भी हमने बाकायदा वीडियोस पे बनाई है कि चीन को नया साइंटिफिक सुपर पावर करार दे दिया है। और इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर अगर बदल रहा है तो उसकी वजह यह है कि चाइना, रशिया, ईरान, इनके ऑल टाइम हाई रिलेशंस हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया बदल रहे हैं। तो ट्रंप की पॉलिसी यह है कि वो जंग नहीं छेड़ना चाहता, ट्रंप जंग नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन ट्रंप ने उस डी-डॉलराइजेशन को भी तो रोकना है, ट्रंप ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी तो रोकना है, ट्रंप ने उसी अमेरिकी हेजेमनी को भी तो आगे बढ़ाना है। तो ट्रंप की जो पॉलिसी जो हमने सरसरी पहले भी डिस्कस की थी, अब वो ज्यादा खुलकर आपके सामने आ रही है। ट्रंप चाहता है कि ये जो ऑल टाइम हाई रिलेशंस हैं, खासकर रशिया और चाइना के दरमियान, इसको खत्म कर दे। रशिया और चाइना कभी भी इतने करीब नहीं आए हैं, ये पहली बार है कि रशिया चाइना इतने ज्यादा करीब आ गए हैं। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि यहां पर डिवीजन पैदा हो जाए, तो वो जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिलसिला है वो यहां पर रुक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को यहां पर इनवाइट भी किया था कि काम पहले दिन से ही शुरू हो जाए। एक मुल्क को वो अपने साथ करेंगे और नजर आ रहा है कि वो चीन को करना चाहेंगे, क्योंकि उधर तो यूक्रेन की वॉर चल रही है, वहां वो प्यूटन को थोड़ी बुला सकते हैं।
تو چین کو وہ اپنے قریب کرنا چاہیں گے تاکہ ان کے آپ سے اختلافات پیدا ہوں. لیکن اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے, جو ریجیکشن کی ہے چائنا کے پریزیڈنٹ نے, اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ڈویژن اب نہیں ہو سکتی ہے. چین بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, رشیا بھی سمجھتا ہے, اور اس ریجیکشن سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ تو ڈویژن ہونے والی نہیں ہے. اور اس سے بھی اگلی بات دیکھیے کہ یہ چین کی بھرپور طاقت کا اظہار ہے. دنیا کا شاید ہی کوئی ملک امریکی صدر کی انیگورل سیرمنی کا جو انویٹیشن ہے وہ ٹھکرا سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, چین جیسا ملک تو کبھی بھی نہیں ٹھکراتا, کیونکہ چین بلیو کرتا ہے انگیجمنٹ کے اوپر, پیس کے اوپر, بات چیت کے اوپر. ٹھیک ہے, چین اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہے. تو چین نے یہ جو انویٹیشن ٹھکرایا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ اس کی طاقت کا بھرپور اظہار ہے. اس نے بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور یعنی اگر کوئی ملک ٹھکراتا ہے انویٹیشن تو اس کو پتا ہے کہ امریکہ پھر نقصان پہنچائے گا. اگر امریکہ کی سبکی ہوئی ہے تو امریکہ اس کا بدلہ لے گا. تو چائنا نے بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں, چائنا کے قریب ملٹری ڈپلائی کی جا رہی ہے, تائیوان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے, فلپائن, جاپان, ان کو تیار کیا جا رہا ہے, وہاں پر زیادہ اسلحہ ڈپلائمنٹس کی جا رہی ہیں اگینسٹ چائنا. تو چائنا نے اس کا بھرپور جواب دیا کہ اگر آپ ہمارے خلاف یہ کریں گے اور اس کے بعد مطلب تائیوان کو اسلحہ دے کر وہاں پر ملٹری ڈپلائی کر کے, ابھی کل ہی تو مزید سینکشنز لگی ہیں چائنا کے اوپر, تو چائنا نے جواب دیا کہ آپ ایک طرف یہ کریں گے اور ہمیں بلائیں گے وہاں پر انویٹیشن دیں گے, تو ایسے ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ایک اپنی ان کی طاقت کا بھرپور اظہار ہے, اور چائنا نے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. اگر امریکہ کوئی اقدام اٹھائے گا, اگر وہ سینکشن لگائے گا تو وہ بدلے میں سینکشن لگائیں گے. اگر وہ کوئی اور ہاسٹیلٹی کرے گا تو چائنا اس کا منہ توڑ جواب دے گا. تو یہ اس کو اس تناظر میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آگے ناظرین چلتے ہیں. تو یمن کی جانب سے کچھ آپریشنز ہوئے ہیں. یمن اور عراق نے جوائنٹ آپریشنز کیے ہیں, ان کی ذرا تفصیلات دیکھیے. پہلے نیوز ویک, شی جن پنگ ریجیکٹس ڈونلڈ ٹرمپس اناگوریشن انویٹیشن. یہ پوری دنیا کی اس وقت خبر بنی ہوئی ہے. یمن کیا بتا رہا ہے؟ The Air Force units carried out 2 operations targeting 2 sites in occupied Ashkelon and occupied Jaffa. تل اویو کو نشانہ بنایا گیا یمن کی جانب سے, اور اشکلان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یمن اور عراق نے جوائنٹ آپریشن یہ کیا ہے. The 2 operations were carried out by 2 drones that were able to bypass the interception system and successfully reach their targets. وہ کہہ رہے ہیں یہ penetrate کیا ہے. We carried out joint operation with Islamic resistance in Iraq whereby we targeted vital targets in the south of occupied Palestine with drones. یمن نے جو ڈرونز بھیجے ہیں وہ یافا اور اشکلان میں بھیجے ہیں, اور پھر جو انہوں نے عراق کے ساتھ مل کر آپریشن کیا اس میں اسرائیل کے ساؤتھ کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ یمن نے اس وقت آپریشنز کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. اب ناظرین اگر ہم دیکھیں کہ سیریا میں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سیریا میں جو ہو رہا ہے وہ اس ساری جنگ کو افیکٹ کر رہا ہے. اس سے ہمیں منظرنامہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے, کیا آگے ہونے جا رہا ہے. تو شام کے اوپر نظر رکھنا اس وقت بہت ضروری ہے. ناظرین غزہ میں جو اسرائیل کو ملیٹریلی شکست ہوئی, جو لیبنان کے اندر ملیٹریلی شکست ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہر محاذ کے اوپر اسٹیبلش ہوا کہ اسرائیل ہارا ہے. مغربی میڈیا نے کھل کر لکھا اسرائیل ہارا ہے, اسرائیلی میڈیا نے کھل کر لکھا اسرائیل ہارا ہے, اسرائیلی سیٹلرز نے کھل کر بیانات دیے, اسرائیلی آفیشلز نے کھل کر بیانات دیے. یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئیں کہ اسرائیل کی جو ملٹری مائٹ سمجھی جاتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیبنان نے اس کو وہاں سے پوری طرح کنفرنٹ کیا ہے, اسرائیل کی ملٹری مائٹ وہاں پر ایکسپوز ہوئی. یہ باتیں تو اسٹیبلش ہو چکی ہیں. پھر ہر محاذ کے اوپر اس کی سبکی ہو رہی تھی, ریورس امیگریشن ہو رہی ہے, صبح شام وہ شیلٹرز کے اندر جا رہے ہیں. اکنامک محاذ کے اوپر اتنا بڑا اس کو لاس ہو رہا ہے. پھر دنیا بھر میں جو بیکورڈ موومنٹس چل رہی ہیں, دنیا اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے اسرائیل سے, ادھر آئی سی سی کے وارنٹس آ گئے. تو یہ ساری چیزیں اسرائیل کے خلاف ہی ہو رہی تھی. اور ادھر اتنا تاریخی ہم مناظر دیکھ رہے تھے, تاریخی ڈیولپمنٹس دیکھ رہے تھے دہائیوں کے بعد کہ اسلامی دنیا کے آپس میں یونٹی ہو رہی ہے. تو یہ بھی شکست ہی کا تاثر جا رہا تھا ٹورڈز اسرائیل, کہ اسرائیل اپنے مطابق چیزوں کو چلانا چاہ رہا تھا. اسرائیل یہ تھوڑی چاہتا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات, ایران اور مصر کے تعلقات اور باقی دیگر اس کے تعلقات بہتر ہو جائیں. یہ تھوڑی وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اس طرح تو ان کی ہیجمنٹ. تو یہ تمام چیزیں اسرائیل کے خلاف جا رہی تھی. لیکن اب اچانک سے سیریا فال کر گیا. تو سیریا میں جو کچھ ہوا اور وہاں پر انہوں نے ایکسپینڈ کیا, تو اس سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ اسرائیل وکٹوریس ہو رہا ہے.
और इसराइल भी इसी का फायदा उठा रहा है। नेतन्याहू इंटरनल जो अनपॉपुलैरिटी है उसको भी पॉपुलैरिटी में, इवन जो उसका ट्रायल चल रहा है, आप देखिए नेतन्याहू इस सूरत हाल को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो उसका ट्रायल चल रहा है वहां भी वो यही कर रहा है। अभी क्या हुआ कि उसकी पेशी थी और पेशी के दरमियान उसको कोई जो है ना पेपर्स ला कर दिए गए, क्योंकि वो लाइव चल रही थी, तो पेपर देखकर वो वहां चला गया और कहा कि सिक्योरिटी इमरजेंसी मीटिंग है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी मीटिंग आती है तो आकर कान में बताया जाता है भी इमरजेंसी है। ये थोड़ा है कि वो सीक्रेट पेपर्स लाकर कैमरों के सामने नेतन्याहू को पकड़ा देंगे। तो वो सिर्फ अवाम को ये तासुर देना चाहता है कि देखो मैं कितने फ्रंट्स पर लड़ रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है अदालत में आने का। तो वो इस तरह हर एक चीज को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इससे जो इजराइल की डिफीट और सुबकी हो रही थी उसकी यहां पर रिकवरी होती हुई नजर आ रही है कि वो को बहुत उसकी जो हैबत, उसकी जो मिलिट्री माइट, उसकी जो डोमिनेंस, हेजेमनी, वो रिवाइव होती है कि भाई वो जिस मुल्क में भी घुस जाएगा, वो जहां मर्जी पर बम गिराएगा। तो ये वाली सारी चीजें जो हैं। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो ये सारा क्या है? ये एक इंटरनल बिट्रेल है, ये एक सहूलतकारी है, ये बिट्रेल किया गया है। उसके जरिए इजराइल को ये मौका सारा मिला है अपनी उस डिफीट को रिकवर करने के लिए। ये बात आप ज़हन में रखिए कि इक्वेशन ये है कि अगर इजराइल की आप डोमिनेंस को चैलेंज कर देंगे, उसकी हेजेमनी को एक्सपोज कर देंगे, तो यही चीज उसको डिमोरलाइज भी करेगी और उसकी मुकम्मल डिफीट को ट्रिगर भी करेगी। अगर इजराइल एक हेजेमोनिक पावर नहीं है तो इजराइल नहीं है। यहां पर वो क्या कर रहा है? अपनी उसी हेजेमोनिक पावर को दोबारा से एस्टेब्लिश कर रहा है। और कैसे कर रहा है? एक भी गोली चलाए बगैर कर रहा है। तो असल में यहां पर क्या हुआ है कि सहूलतकारी हुई है, इंटरनल बिट्रेल हुआ है, जिसके जरिए इजराइल को यह मौका मिला है कि वो सारी सूरत हाल को रिवर्स कर सके। तो यह कब्जा चलने वाला ज्यादा देर नहीं, इसको आप टैक्टिकल गेन कह सकते हैं। इजराइल ने नो डाउट इसमें गेन किया है, भाई कब्जा किया ना तो गेन तो हुआ, लेकिन इसको आप टैक्टिकल गेन कहेंगे क्योंकि अभी तक रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है। यह कब्जा इस तरह टिकने वाला नहीं है, बल्कि इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा जब यहां पर ग्रुप्स आकर लड़ेंगे। इसका जो शदीद तरीन नुकसान है वो दमिश्क की उस गवर्नमेंट को भी हो रहा है। उसकी स्टेबिलिटी भी ऑन स्टेक है, उसकी लेजिटिमेसी भी ऑन स्टेक है कि सवालात उसके ऊपर मजीद उठते चले जा रहे हैं कि ये हो कैसे गया। टैंक्स 20 किलोमीटर दूर आकर खड़े हो गए हैं दमिश्क से, और दमिश्क ने अभी तक एक वर्ड नहीं बोला। इतने बम गिर गए हैं, गुलान हाइट्स निकल गया है और एक वर्ड तक नहीं बोला गया। तो सवालात उस ज्यादा अंदर से उठने लगे हैं। अभी जरा देखिए, इजरायली मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं इन नई अथॉरिटीज की जानिब से, और इजराइल को अपना इत्तेहादी कहा जा रहा है, अपना दोस्त कहा जा रहा है। कभी आपने दुनिया में ऐसे देखा हो कि एक गवर्नमेंट है और उसका इतना बड़ा इलाका उसके कब्जे से निकलता चला जा रहा है, उसके मुल्क में कोने कोने में बम बरस रहे हैं और वो उस सारे मुल्क को अपना दोस्त कह रही है। यानी तालिबान के साथ कंपेयर करिए, तालिबान की गवर्नमेंट आ जाए और एक हमसाया मुल्क तालिबान के कोने कोने में बम बरसाए और एक पूरा प्रोविंस ले उड़े और तालिबान कहे ये तो हमारा दोस्त है। तो क्या तालिबान को भी ये लेजिटिमेसी, स्टेबिलिटी इस तरह मिल सकती थी? तो लोग फिर तालिबान को कैसे मानते? ठीक है, तो ये गवर्नमेंट तो खुद अपने खिलाफ एक ऐसा मौका दे रही है। हम माजी को डिस्कस नहीं करते कि कौन किसकी मदद से आया, उसको भी हमने डिस्कस कर रहे हैं। हम तो हाल को डिस्कस कर रहे हैं जो सबकी आंखों के सामने हो रहा है, जिसमें कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरा कुछ हेडलाइंस देखिए जो इन्होंने अभी ताजा तरीन इंटरव्यूज दिए। सीरियन ऑपोजिशन फिगर्स वेलकम पोटेंशियल सीरिया इजराइल रिलेशंस। मतलब ये जो ऑपोजिशन आकर इधर दमिश्क में आई है, पोटेंशियल सीरिया इजराइल रिलेशंस, वी डू नॉट वांट अ वॉर विद इजराइल। अब ये ऑफिशियल्स मरीब ऑनलाइन को इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम इजराइल से जंग नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं कि जंग नहीं चाहते इसका क्या मतलब है। थैंक्स गिविंग इजराइल फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द आउस्टिंग ऑफ सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद। हम इजराइल का शुक्रिया भी अदा करते हैं। थैंक यू इजराइल, दिस इज एन इजरायली विक्ट्री, आवर ब्रदर्स एंड नेबर्स। हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये इजराइल की फतह है जो कुछ शाम में हुआ है। एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमिज्म अबाउट पोटेंशियल रिलेशंस बिटवीन सीरिया एंड इजराइल, आई होप टू सी योर कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ दमास्कस। बहुत जल्द आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो दमिश्क में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। दमिश्क में एम्बेसी भी खुलेगी इजराइल की, इजरायली मीडिया दमिश्क से रिपोर्ट कर रहा होगा बहुत जल्द। ये मुबारकबाद दी जा रही है इजराइल को उनके मीडिया के ऊपर। अच्छा, तो बात यह है नाज़रीन कि वो जंग नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। यहां कोई भी जंग नहीं चाहता, ईरान भी जंग नहीं चाहता,
लेबनान भी जंग नहीं चाहता, वो भी सारे सीज फायर ही डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जिस जंग की ये बात कर रहे हैं कि वे जंग नहीं चाहते, तो इसका यह मतलब है कि अपना इलाका उसको हवाले कर दिया जाए। यानी तालिबान आए और कहें कि हम फलां हमसाए मुल्क से जंग नहीं चाहते, तो इसके बदले में 4 प्रोविंस उसके हवाले कर दें। क्या ऐसे जंगों को रोका जाता है? क्या ऐसे पीस किया जाता है कि हम जंग नहीं चाहते, ठीक है जितना इलाका लेना ले लो, ठीक है $100 बिलियन का नुकसान 48 घंटों में कर दो, जो दहाइयों की वो कैपेबिलिटीज हासिल की गई, दहाइयां लगाकर उनको तबाह कर दो, कोई बात नहीं, हम तो आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ जो है वो जंग नहीं चाहते हैं, तो क्या पीस कायम किया जाएगा? भाई ये तो एक नई जंग की बुनियाद रखी। दूसरा रीजनल डिमांड है पैलेस्टीन के साथ खड़ा होना, और अगर ये न्यूट्रल भी होना चाहते हैं तो एक ऐसे प्रॉब्लम में ये न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं जिसमें ये मिसाल के तौर पे अगर ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल होना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, ठीक है, तो फिर ये कोई ऐसे इकदाम ना करें कि जिसमें इजराइल का फायदा हो और दूसरों का नुकसान हो। फिर इनको किसी की तरफ भी हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए। अगर ये इजराइल की तरफ हॉस्टाइल नहीं होना चाहते, पहली बात तो यह है कि पैलेस्टीनियन के साथ खड़ा होना ये सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, इजराइल के साथ कोई दोस्ती नहीं हो सकती, ये समझ जाना चाहिए सबको। इसके बावजूद अगर वो कोई तजर्बा करना चाहते हैं तो ठीक है, उनका राइट है, वो करें तजर्बा, ठीक है। और वैसे भी फिर पहले इलेक्शन करवाएं, फिर जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी वो फैसला करे कि उसने इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने या नहीं। तो बिलफर्ज अगर ये ताल्लुकात बनाना भी चाहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शाम का इलाका इनको दे दें और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ईरान रखें। अब फिर देखिए ना इसमें कि इजराइल आगे एक्सपैंड कर रहा है, वो कहां तक आ रहा है? सऊदी बॉर्डर्स तक आ रहा है, वो इराक को डिस्टेबलाइज कर रहा है, आगे मजीद बढ़ेगा तो इराक के बॉर्डर्स तक उसको एक्सेस हो रही है, आगे ईरान तक ये मामला जा रहा है। और इवन पता नहीं तुर्की की कौन सी पॉलिसी लेकर बढ़ रहा है कि एसडीएफ के साथ अगर कनेक्ट कर जाता है इजराइल तो वो तो तुर्की बॉर्डर तक भी उसकी एक्सेस होगी। तो पता नहीं तुर्की क्या सोचकर यहां पर कर रहा है। तो वॉर नहीं चाहते, दोस्त है, अमन है। ओ भाई, ये कौन सा दोस्त है? ये जो इलाके वो ले रहे हैं ये तो एक नई जंग की बकायदा बुनियाद रखी जा रही है। ये अमन कैसे हो रहा है? मतलब इलाके तो अगर ये दमिश्क की गवर्नमेंट नहीं लेगी तो फिर कोई ग्रुप्स खड़े हो जाएंगे, वो यही कहेंगे कि हम बिट्रेल किया गया शाम के मफादात के साथ, वतन बेचा गया है इजराइल को। तो ये तो बाकायदा एक नई जंग की जो बुनियाद है वो यहां पर रखी जा रही है। तो ये कौन सा अमन और थैंक्स गिविंग और ये इजराइल की विक्ट्री है? वो इजराइल जिसने अभी 15 महीनों में 2 लाख फलस्तीनियों को शहीद किया है, ठीक है। लेबनान में उसने किस तरह से बमबारी की है, कैसे वो हॉस्पिटल्स को निशाना बनाता है, मॉस्क्स को निशाना बनाता है, चर्चेस को निशाना बनाता है, उसका कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इजराइल तो उनका दोस्त है। वो इजराइल जिसने शाम में भी क्या दिया है और इन पिछले 15 महीनों में, पिछले 12 सालों में क्या दिया है, दाइश को वो फंड करता रहा है। तो इसलिए ये ऐसे नहीं चलेगा। ये एक तो ये गवर्नमेंट अपना नुकसान कर रही है, शाम को कई हिस्सों में तकसीम करवा रही है, इस्लामिक यूनिटी को हिट कर रही है, रेजिस्टेंस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और ये इजराइल हमारा दोस्त है। अभी क्या हुआ है? कोई जस्टिफिकेशन है? अभी इजरायली सेटलर्स शाम के अंदर उनको ले जाया गया है। इजरायली सेटलर्स को शाम का जो अभी नया इलाका कब्जे में लिया है वहां पर ले जाया गया है। वहां पर उन्होंने रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं, जो तालमुद, वो अपने जो भी उनके मजहबी रिचुअल्स हैं वो शाम के नए इलाकों में, जरा अंदाजा करें, वो मतलब अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं कि देखो हम ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं। और दमिश्क कह रहा है इजराइल तो हमारा दोस्त है। वो बाकायदा तकब्बुर के साथ कि देखो हम इनको कैसे बेवकूफ भी बना रहे हैं, इनके इलाके भी छीन रहे हैं, इनके सिविलियंस के ऊपर बम भी गिरा रहे हैं, और आसानी के साथ आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं। अभी यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन कह रहा है जी हम गंदम भेजेंगे शाम को। ही वांट्स टू सप्लाई ग्रेन टू सीरिया एंड इज रेडी टू डू सो। यूक्रेन के यूनिट्स ने आकर ट्रेन किया। अब यूक्रेन कह रहा है कि हम जनाब गंदम भेजेंगे। बहुत अच्छी बात है। साउथ सीरिया में इजराइल जो है वो एक्सपैंड करता चला जा रहा है, और एक्सपेंशन टुवर्ड्स दारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दारा वहां तक ये एक्सपैंड कर रहा है। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट क्विंत्रा कंट्रीसाइड, इशू वार्निंग्स टू दारा रेजिडेंट्स। अब देखिए ना कि ये जो रेजिडेंट्स हैं ये 100 साल से आप कह लें या उससे भी ज्यादा से वो यहां पर रह रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल टाइम में भी ये अंडर ऑक्युपेशन नहीं आए थे ये इलाके, और इजराइल हमेशा से इन इलाकों को लेना चाहता था लेकिन नहीं ले सका, और इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं इन एरियाज को डिफेंड करने के लिए इजराइल से। और उससे पहले कॉलोनियल पीरियड से जो कॉलोनियल पावर्स यहां पर आई उनसे इन इलाकों को बचाने के लिए, आजाद रखने के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं।
اور آج وہ کتنی آسانی کے ساتھ یہاں پر جا رہے ہیں. اب وہ دارا کے ریزیڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں. تو کیا یہ شامی نہیں ہے؟ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں جائیں یہ لوگ, یہ کدھر ہجرت کریں؟ ان کا گھر, جان مال سب اسرائیل کے رحم و کرم کے اوپر آ چکا ہے. تو اس کا حساب کتاب مجھے بتائیے کون دے گا؟ یہ حکومت اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کرے گی؟ اس کے علاوہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ کارڈ سیز IDF troops will stay at top Syrian side of Mount Hermon during winter months. وہ کہہ رہے ہیں پوری تیاری ہم نے کر لی ہے, پورا ونٹر بھی ہے وہ ماؤنٹ ہرمون, بڑا امپورٹنٹ جو لیبنان بارڈر کے ساتھ ہے, جس 73 کی وار اسی ماؤنٹ کے لیے ہوئی تھی. اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے, ریلیجیس حوالے سے بہت مطلب اس کا تذکرہ رہتا ہے ماؤنٹ ہرمون. تو اس کے اوپر انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر وہ رہیں گے, پورا ونٹر رہیں گے, پھر آگے ڈیفینیٹلی ان کو یہاں سے کون نکالے گا. تو یہ جناب ہو رہا ہے جن کے لیے پراپر جنگیں ہوئی ہیں, ہزاروں یہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں, اس کو وہ انہوں نے آسانی سے دے دیا ہے. ترکی کیا کہہ رہا ہے؟ ترکی کہہ رہا ہے the lack of agreement between Ankara and Washington on the Syrian file may lead to a repetition of Libya scenario in Syria. یہ شام کے لوگوں کو تحفہ دیا گیا ہے, ان کو لیبیا بنانے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے, کئی حصوں میں ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ ان کو نیا تحفہ دیا گیا ہے. اور ذرا اسرائیل کے فارمر ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیے. کنٹرول آف دا ویسٹ بینک از اے سیکورٹی اینڈ اسٹریٹجک نیسیسٹی فار اسرائیل ایگزسٹنس. ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے, یہ گیلنٹ کہہ رہا ہے. تو اب دیکھیں نا, اگر ویسٹ بینک کے اوپر یہ قبضہ کرتے ہیں تو وہاں کے اگر لوگوں کو نکالتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جارڈن جائیں گے. تو جارڈن متاثر ہوگا, تو ایک ایک نے متاثر ہونا ہے, اس لیے وہ ایک ایک کر کو, یہی تو ڈیوائڈ اینڈ رول. ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, کنفرم نہیں ہے لیکن ڈسکس ہو رہا ہے, کہ ویسٹ بینک کے لوگوں کو جارڈن کی بجائے, کیونکہ جارڈن میں تو ان کا اتحادی ہے نا, تو جارڈن کی بجائے یہاں شام میں لا کر بسایا جا سکتا ہے. یہ جو علاقے اتنے قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے, یہاں پر ویسٹ بینک کے لوگوں کو بسایا جا سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے, لیکن یہ مزید انسٹیبلٹی, ایک مزید نئی بنیاد, کیونکہ فلسطینی ریاست ہی اونلی آپشن ہے. اس کے بغیر ظاہر بات ہے اسرائیل تو اپنی پوری پلاننگ کرے گا, لیکن ساری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جنگ کی کئی ایپیسوڈز ہیں, یہ چلتی رہے گی, کبھی کوئی غالب آئے گا کبھی کوئی آئے گا, یہ معاملہ چلتا رہے گا, یہ حل نہیں ہوگا, اس خطے میں کسی طور پر امن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا پلان ہے. ریزسٹنس اپنی موجود ہے, وہ لڑے گی, آخری قطرے تک لڑے گی, آخری سانس تک لڑے گی. ایران وہ کس طور پر پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہے. باقی اسرائیل ہے, اس کے منصوبے سب کے سامنے واضح ہیں, وہ ظلم کے تمام حدیں پار کر چکا ہے, وہ آگے ظاہری بات ہے اس نے بڑھنا ہے اپنے مقاصد کے مطابق, لیکن جو لڑنے والے ہیں, جو میدان جنگ میں ہیں, وہ آخری حد تک سامنا کریں گے. نتیجہ اس کا بہرحال جو بھی نکلے گا. عراق کہہ رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے. ابھی جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے اس کے ہیڈ کی میٹنگ ہوئی ہے. We stress the importance of strengthening the presence of popular mobilization forces and expanding the scope of deployment of military units in support of the border guard forces. بارڈر کے اوپر مزید فورسز لگائی جا رہی ہیں. Iraq has the full potential and capabilities to secure its borders and confront any terrorist threats. پرماننٹ الرٹ ہے وہاں پر, مزید فورسز بارڈر پر لگائی جا رہی ہیں. جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ شاید 10-12 دن لگ جائیں. اسرائیل پہلے یہاں پر اپنے آپ کو مزید سٹرونگ کرے گا سیریا میں, کیونکہ جب تک مزاحمت نہیں ہو رہی وہ آگے علاقہ لیتا چلا جائے گا جتنا مرضی لے لے. اس کے بعد وہ موو کرے گا ٹورڈز عراق. پہلے سیریا میں وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کرے گا. اس کو ضرورت کیا ہے ابھی عراق میں جانے کی, جب یہاں اتنا کھلا میدان اس کو ملا ہوا ہے, تو پہلے وہ یہاں پر اپنے آپ کو مضبوط بنائے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں. اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کہیں ختم نہیں ہو رہی, بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا تنازع ہے, اور ہم اس روڈ کے اوپر ہیں جہاں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. ہم اس روڈ کے اوپر ہیں. اسرائیل کے ساتھ اب اس ریجن کے لوگ کوئی امن معاہدہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ہو سکے. تو یہ تازہ ترین. ہاں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, اس جنگ میں کبھی بھی پاز آ سکتا ہے. پہلے دن سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ ایک عارضی جنگ بندی کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی فیکٹر حاوی آ سکتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. یہی سوچیے جو سال چل رہا ہے نتنیاہو فارغ ہو جائے اور ٹرمپ آ کر کیا پالیسی لیتا ہے, تو کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک پاز کبھی بھی آ سکتا ہے, لیکن جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.